हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 8 के एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर है उनकी तैयारी कर रहे हैं। अपन ने चैप्टर नंबर 8 के ऑब्जेक्टिव सवाल है उनको पूरा कर लिया है। अब एक एक लाइन के सवाल सुनो, क्या क्या आ सकते हैं एक एक लाइन के। तो अपन पढ़ रहे हैं। पहला सवाल है, एड्स का पूरा नाम लिखो। आपने कई सारे एग्जाम के अंदर देखा होगा, एड्स का पूरा नाम पूछते हैं, ठीक है। तो अपन एड्स का पूरा नाम आपको बताते हैं। उपार्जित, प्रतिरक्षा, न्यूनता, संलक्षण, ये आपको याद रखना है। उपार्जित, प्रतिरक्षा, न्यूनता, संलक्षण। या ए का मतलब है एक्वायर्ड, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब होता है डिफिशियंसी और एस का मतलब होता है सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा उसमें कमी हो जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा कमी होने के कारण हमें कई दूसरी बीमारियां जैसे माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस को इन्फेक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले आपको इसका पूरा नाम याद करना है, लिख लिख कर याद करना है। आप लोगों को यूं नहीं वीडियो देखा बस एक बार लिख के प्रैक्टिस करना। मेरी गारंटी आप लोग आधे बच्चे जो सही लिख पाएंगे और आधे बच्चे आधा गलत लिखेंगे, आधा सही लिखेंगे। अगला सवाल है, MALT का पूरा नाम लिखो। M मतलब होता है म्यूकस, M का मतलब है म्यूकस, A का मतलब है एसोसिएट, L का मतलब है लिम्फोइड और T का मतलब है टिश्यू। म्यूकस, एसोसिएट, लिम्फोइड, टिश्यू, ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें लसीकाणु पाए जाते हैं और ये लसीकाणु क्या करते हैं, जो हानिकारक प्रतिजन होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। अगला सवाल है, श्लेष्मा संबंध लसिका ऊतक, यही नाम है इसका। श्लेष्मा संबंध लसिका ऊतक कहां पाए जाते हैं? तो आपको बताना, श्वसन पथ में पाए जाते हैं, जनन पथ में पाए जाते हैं और पाचन तंत्र के अंदर पाए जाते हैं, पाचन पथ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, एलर्जन किसे कहते हैं? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में सवाल आ रखा है कि एलर्जन किसे कहते हैं। वे पदार्थ या कारक, वे पदार्थ या कारक जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण एलर्जी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एलर्जन के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा कि क्या होते हैं, जैसे पराग कण है, जैसे आपको बताना धूल के कण है, जैसे चिचड़ी है, ये सब क्या होते हैं? एलर्जन होते हैं, ठीक है, जिनसे एलर्जी उत्पन्न होती है। जब ये हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर की मांसपेशी कोशिकाएं क्या करती हैं? सीरोटोनिन का स्त्रावण करती हैं, हिस्टामिन का स्त्रावण करती है और हमारे को छींके, खांसी वगैरह आनी शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, प्राथमिक लसिका अंग किसे कहते हैं? प्राथमिक लसिका अंग के नाम लिखो। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों क्या है? प्राथमिक लसिका अंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो अस्थि मज्जा है और एक क्या है? एक थाइमस है, दोनों प्राथमिक लसिका अंग है। बच्चों, अपन ने 5 सवाल और लिख दिए आप लोगों के सामने। अगला सवाल है, कैंसर जन किसे कहते हैं? कैंसर जन मतलब वे पदार्थ या कारक जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें कैंसर जन कहते हैं। ये भौतिक कारक भी हो सकते हैं, रासायनिक कारक भी हो सकते हैं। ये सवाल भी मैंने कई बार एग्जाम के अंदर देखा है, ऐसे छपा हुआ। कैंसर जन किसे कहते हैं? वे पदार्थ या कारक जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। ये भौतिक कारक हो सकते हैं, पराबैंगनी किरणें जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, डेल्टा किरणें। इसके अलावा कुछ रासायन भी हो सकते हैं जैसे मस्टर्ड गैस है, नाइट्रस अम्ल है, तंबाकू वगैरह होते हैं, निकोटीन वगैरह, इनसे भी कैंसर होता है। तो वे पदार्थ या कारक जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं कैंसर जन। कार्सिनोजन भी हो सकता है, यहाँ कार्सिनोजन भी ऐसे शब्द आ सकता है। कार्सिनोजन किसे कहते हैं? तो कार्सिनोजन मतलब कैंसर जन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्सिनोजन। अगला सवाल है, कोशिका में पाए जाने वाले कौन से जीन के सक्रिय होने से कैंसर उत्पन्न होता है? हमारे शरीर की कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका में एक जीन होता है, उस जीन का नाम होता है प्रोटोऑन्कोजीन। जब तक ये प्रोटोऑन्कोजीन उपस्थित है तब तक क्या है? कोशिका विभाजन नियंत्रण में है। इसको सी ऑन्कोजीन भी कहते हैं, यानी सेलुलर ऑन्कोजीन भी कहते हैं। जब तक ये जीन उपस्थित है, कोशिकीय अमूर्त जीन या प्रोटोऑन्कोजीन, तब तक कोशिका विभाजन पर नियंत्रण है। लेकिन जैसे ही ये कैंसर जन क्या करेगा? ये कैंसर जन इस प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में बदल देगा। प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदलते ही कोशिका विभाजन पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और एक गांठ का निर्माण हो जाएगा जिसको कहते हैं अमूर्त। क्या कहते हैं? अमूर्त या हानिकारक गांठ होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इस कोशिका में कौन सा जीन होता है? सी ऑन्कोजीन और प्रोटोऑन्कोजीन।
ये जीन ऐसा जीन होता है जो कोशिका विभाजन पर नियंत्रण करता है, लेकिन ये कैंसर जन क्या करते हैं, इस जीन को इसमें बदल देते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में बदलते हैं और ऑन्कोजीन में बदलते ही कैंसर हो जाता है। तो कौन सा जीन सक्रिय होता है? आपका उत्तर होगा, अपन इसका उत्तर लिखेंगे, जब कोशिकीय मूर्ध जीन, जब कोशिकीय मूर्ध जीन यानी सी ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा? ऑन्कोजीन में बदल जाएगा। अगला सवाल है, मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? मेटास्टेसिस एक क्रिया होती है, दो तरह की ट्यूमर होती हैं, एक का नाम होता है सुदम और एक का नाम होता है दुर्दम। ये दुर्दम ट्यूमर होती हैं, ये क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं। ये रक्त में क्या होती हैं, ये कोशिकाएं चली जाती हैं और ये शरीर के किसी भाग में जाकर फंस जाती हैं। तो रक्त द्वारा क्या होता है, कैंसर कोशिकाओं को शरीर में फैलाया जाता है। दुर्दम अपूर्ण की कोशिकाओं को रक्त द्वारा शरीर में फैलाना, फिर ये कहीं जाके फंस जाती, जैसे फेफड़े के अंदर, आमाशय के अंदर कहीं जाके फंस जाती हैं, तो इसको अपन कहते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस का मतलब यही है, रक्त द्वारा फैलना, किसका? कैंसर कोशिकाओं का। अगला सवाल, एचआईवी। वीडियो पॉज करके आप इसका पूरा नाम लिखना, आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। कितने बच्चे सही लिखते हैं? अगर कोई बच्चा सही लिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सर मैंने राइट लिखा है। मेरी गारंटी बहुत कम बच्चे इसका पूरा नाम सही लिख पाएंगे। मैंने लिखा वैसे मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु इसका पूरा नाम है। एच मतलब होता है ह्यूमन, आई का मतलब होता है इम्यूनो, वी का मतलब होता है वायरस, लेकिन बीच में एक शब्द है डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये आपको इसका पूरा नाम लिखना है। अब बताओ किसने सही लिखा है? लिखा किसी ने सही? एचआईवी वायरस का पूरा नाम लिखो। तो एचआईवी का पूरा नाम आप एक बार प्रैक्टिस करना। एच का मतलब ह्यूमन, आई का मतलब इम्यूनो, फिर वायरस, बीच में डिफिशियंसी वायरस आएगा, डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, ये ध्यान रखना। तो अगला सवाल है, कौन सी बीमारी होती है उसमें रक्त आदान की आवश्यकता होती है? आपकी बुक के अंदर ऐसा कैसा क्वेश्चन छपा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, फिर पूछा है कौन सी बीमारी में रक्त आदान की आवश्यकता होती है, यानी रक्त चाहिए। तो थैलेसीमिया बीमारी में व्यक्ति को हर 10-15 दिन में खून की आवश्यकता होती है, पूरा नया खून उसको चढ़ाना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों अपन ने सवाल लिखे हैं, अगला सवाल अपने सामने है, एलिसा परीक्षण का पूरा नाम लिखो। बच्चों आप लोगों को क्या है कि थोड़ा मैं कहना चाहता हूं एक बात, कि आप लोग ये जरूर हाथ से लिखें, 4-5 बार आप हाथ से लिखेंगे तब आपको पता चलेगा मैंने ये गलती की है। ठीक है, ये सवाल परीक्षा में आने लायक सवाल मैं लिखा रहा हूं। आप लोग सोच रहे हो कि हम इनको पढ़ेंगे और हम सिर्फ वीडियो देखकर याद कर लेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको ये पूरे नाम लिखने के जहां पे भी आते हैं आपको लिखना ही पड़ेगा। आप लोग लिखिए और अपने खुद की टेस्ट कीजिए कि मैं सही लिख पाता हूं नहीं लिख पाता हूं। जब परीक्षा होती है तो आप क्या करते हो कि लिखते हो लेकिन आधा अधूरा लिखते हो, तो आपके एक की बजाय आधा नंबर ही आता है। तो आप मेरे कहने से क्या है 10 बार उसको बोलिए और 5 बार तो उसको कम से कम लिख लीजिए, जिससे आपको ये पूरी जिंदगी याद हो जाएगा। अब अपना अगला सवाल है, एलिसा परीक्षण का पूरा नाम लिखिए। एलिसा टेस्ट होता है वो क्या होता है, एचआईवी परीक्षण के अंदर टेस्ट किया जाता है, इसका पूरा नाम पूछा है। तो इसका पूरा नाम होता है एंजाइम। ई का मतलब होता है एंजाइम, एल का मतलब होता है लिंक्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, एस का मतलब होता है सॉर्बेंट और ए का मतलब होता है एसिड। ठीक है, तो अपन इसको कहते हैं एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन परीक्षण। अब आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोग कहोगे सर हम तो ये सही लिख देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। आप में चाहते बच्चे क्या करेंगे, 2 लाइन लिखे, 2 लिखेंगे, फिर तीसरे में सोच में पड़ जाएंगे आई का मतलब क्या है। तो इसलिए आप लोग बार बार बोलो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, फिर उसके बाद आप उत्तर दो और फिर आप लिखने की भी प्रैक्टिस करो कि आप सही लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, आप लोगों को मीनिंग आ रही नहीं आ रही है। तो इस तरह से आपकी ये प्रैक्टिस मेक ए मैन टू परफेक्ट वाला फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। अगला सवाल है NaCO का पूरा नाम लिखो। NaCO मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन है जो क्या है अपने
एड्स बीमारी उसकी रोकथाम के लिए काम करता है। इसका नाम है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। नियोप्लास्टिक कोशिकाएं किसे कहते हैं, यानी नवपर्दवी कोशिकाएं किसे कहते हैं? नवपर्दवी कोशिकाएं मतलब अपन कहते हैं कैंसर कोशिकाएं। जो दुर्दम अपूर्त की कोशिकाएं होती है, तेजी से बढ़ती हैं और आसपास की कोशिकाओं से प्रतिस्पर्धा करती है और उन्हें भूखा मारती हैं, यानी ये कोशिकाएं अमर होती हैं। इन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं? नियोप्लास्टिक कोशिकाएं। जो क्या करती है? तेजी से बढ़े, ऐसी कोशिकाएं जो तेजी से बढ़ती हो। दूसरा, वो आसपास की कोशिकाओं को क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती हैं और रक्त जो वाहिनियां होती हैं उनका जाल स्वयं में बन जाता है और दूसरी कोशिकाएं होती है उनको भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण वो भूखे मर जाती है। ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं नियोप्लास्टिक कोशिकाएं। अगला सवाल है MRI का पूरा नाम लिखो। M मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका पूरा नाम याद रखना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें आयनीकारी विकिरणें होती हैं, अपन कहते हैं एक तरह के आयनीकारी विकिरणों की सहायता से इमेज बनाया जाता है। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल है, किशोर अवस्था की अवधि क्या होती है? 12 से 18 वर्ष होती है। ये एक जिज्ञासा की अवधि होती है, एक कौतूहल की अवस्था होती है, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो ये आपको 5 सवाल याद कर लेने हैं। अपन ने क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन अपने सामने आ गया है। विनिवर्तन यानी विड्रॉल सिंड्रोम किसे कहते हैं? विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? ये परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, विड्रॉल सिंड्रोम क्या है? अब आप लोगों को उत्तर पता होगा, लेकिन आप सुन लो। क्या होता है कि किसी किसी को क्या होता है, जैसे अफीम की लत पड़ जाती है या अल्कोहल की लत पड़ जाती है, ड्रग की उसको लत पड़ जाती है और आप उसको क्या करते हो? आपको लगता है कि यार खर्चा ज्यादा हो रहा है, रोज इसके ऊपर क्या है कि इसको 200-300 की ड्रग या 500 की ड्रग देनी पड़ती है, चोरी करता है। इसको क्या करते हैं कि ले जाकर हॉस्पिटल में रखते हैं और इसको ये ड्रग छुड़ा देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, अफीम मुक्ति केंद्र में लेके जाते हैं, तो वहां पे उसको बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है तो उसके अंदर क्या होते हैं कि कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे उसको चिंता होती है, उसको कंपन होती है, उसको मिचली होती है, उसको पसीना शुरू होता है, ये लक्षण आने शुरू, वो तड़पड़ाना शुरू होता है, वो इधर उधर क्या करता है, बच्चे भी खाना शुरू कर सकता है। तो इस तरह के ये लक्षण है, इन लक्षणों को कहा जाता है विड्रॉल सिंड्रोम। यानी आप किसी व्यक्ति को अगर ड्रग या अल्कोहल है उसको अचानक बंद कर दोगे तो उसके शरीर में चिंता आएगी, कंपन होगी, मिचली होगी, पसीना आना शुरू होगा, इन्हें कहते हैं विनिवर्तन सा लक्षण। लेकिन ये ध्यान रखना है, आपको घर पे ये इलाज नहीं करना, आपको चिकित्सक परामर्श लेना है। ऐसा नहीं आपने घर में उसको बांध के रख दिया कि अब बेटा तू कैसे लेगा ड्रग या अल्कोहल, अब तुझे यहाँ पे पटक दिया, तो वो मर सकता है। क्या हो सकता है? मर सकता है। तो ये चिकित्सक के देख रेख में करना चाहिए। अगला सवाल है, धूम्रपान क्यों हानिकारक है? कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, आप उसके पास बैठे रहते हो, कई बार आपने बस के अंदर भी देखा होगा लोग सिगरेट पीते थे, आप लोगों को बड़ी एलर्जी टाइप होती है, ये क्या पी रहा है। आप कहीं बैठ रहते हो तो कोई आदमी सिगरेट पीता है तो उसका धुआं निकलता है, वो धुआं बहुत हानिकारक है, क्योंकि धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, यानी एक मैथोन हीमोग्लोबिन एक बनाती है। वो काफी क्या है, जहरीला पदार्थ है और वो स्थायी बन जाता है। ये हीमोग्लोबिन जब इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ेगी तो स्थायी बंद होगा, ऑक्सीजन इस बंध को तोड़ नहीं पाएगी और बंध तोड़ नहीं पाएगी तो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन के लिए उपलब्ध नहीं होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करती है और जो धुआं है उस धुएं में है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ऊपर क्रिया करके उसको निष्क्रिय कर देती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती है और हमारे अंदर ऊर्जा का उत्पादन रुक जाता है। तो धूम्रपान के समय आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती हैं, स्थायी रूप से जुड़ जाती हैं, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाता है, अनुपलब्ध हो जाता है। इसलिए ये धूम्रपान काफी हानिकारक माना जाता है। धुआं निकलता जो सिगरेट का, उससे कैंसर भी हो सकता है धीरे धीरे। तो कहते हैं व्यक्ति दिन भर में 10 सिगरेट 15 सिगरेट पी जाता है और आसपास के जो व्यक्ति होते हैं जो धुआं सूंघते हैं उनको भी क्या होती है, 1-2 सिगरेट पॉकेट में सूंघने को मिल जाती है। अगला सवाल है, किशोर ड्रग या अल्कोहल की ओर क्यों अभिप्रेरित होते हैं? अब किशोर होता है मतलब युवा है,
वो ड्रग या अल्कोहल की ओर क्यों अभी प्रेरित होता है, उसके मन में जिज्ञासा है कि देखें तो सही पी के कि कैसी है। फिर उसके बाद वो जोखिम उठाने के कारण एक दोस्त पी रहा है तो दूसरा भी कहता है यार वो पी रहा है मैं भी पीऊं, उत्तेजना के प्रति आकर्षण, ये कुछ कारण होते हैं जो शुरू में क्या होते हैं, ड्रग या अल्कोहल की तरफ उसको ले जाते हैं। सबके मन में जिज्ञासा होती है कि एक बार चख के तो देखें हैं कैसी, पी के तो देखें, तो ये क्या है जिज्ञासा। फिर जोखिम उठाना, फिर वो सोचते हैं घर वालों से चुपके से अपन पी लेते हैं, उत्तेजना के प्रति आकर्षण, ये सब क्या होते हैं अभिप्रेरित करते हैं इसकी ओर। अगला सवाल है ड्रग या अल्कोहल का अत्यधिक प्रभाव। ड्रग या अल्कोहल कोई व्यक्ति ज्यादा ले लेता है, जैसे उसको क्या है, मान लो कम पीनी थी उसने ज्यादा पी ली, या मान लो उसको सिगरेट या इस जो अपन कहते हैं ड्रग्स है उसका कम सेवन करना था, एकदम उसने क्या है ज्यादा ले ली, तो वो मर जाएगा। सबसे पहले उसमें श्वसन पात होगा यानी रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, फिर उसमें हृदय पात होगा हार्ट फेलियर होगा, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव होगा यानी सेरिब्रल हेमिप्लेजिया होगा, यानी मस्तिष्क की नसें फट जाएगी और व्यक्ति मर जाएगा, कोमा में चला जाएगा। तो लिमिट की उपयोग लेनी चाहिए, ज्यादा उपयोग लेने से ये सब इफेक्ट हो सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, ड्रग जो अंतःशिरा में दी जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जैसे एक जगह इंजेक्शन लगाया, एक दोस्त था उसने अपने शरीर में इंजेक्शन लगाया, आधी ड्रग ले ली, फिर आधा उसके अंदर थोड़ी सी सुई में बच गया, उसने कहा तू भी यही ले ले, तो वो क्या करता है उसी सुई को वापस लेता है। दोनों दोस्त क्या करते हैं, जैसे 200 रुपए की ड्रग्स खरीदते हैं, फिर 100 उस इंजेक्शन में भर के आधी खुद लेता है आधी अपने दोस्त को देता है, तो एक व्यक्ति से कौन सा रोग फैलेगा, इस सेम सुई और सिरिंज के उपयोग से एक तो एड्स फैल सकता है, एक हेपेटाइटिस बी फैल सकता है, ये दो रोग फैल सकते हैं, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। बच्चों ये सवाल आ गया है, ये सवाल आपने देखा पढ़ा होगा, पुंसत्वन मैस्कुलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अब पुंसत्वन या मैस्कुलाइजेशन किसे कहते हैं, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या होता है कि कुछ महिलाएं होती है जो खिलाड़ी के रूप में काम करती है, खेलती हैं, तो वो क्या करती है कि कुछ स्टेरॉइड लेती है, स्टेरॉइड इन द सेंस वो दवाइयां लेती है ताकि वो क्या कर सके, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ सके, वो ज्यादा से ज्यादा क्या है पदक ला सके या मेडल ला सके, तो वो स्टेरॉइड्स का सेवन कर लेते हैं, या जैसे दौड़ होने वाली है या प्रतियोगिता होने वाली उससे पहले वो दवाइयां ले लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है उसमें ज्यादा बलशाली गुण आ जाते हैं। तो मैस्कुलाइजेशन किसे कहते हैं, यानी जब महिला ज्यादा स्टेरॉइड का सेवन करेगी, जब महिला में पुरुष जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, तो उस दवाई का साइड इफेक्ट होगा कि मेल के अंदर फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर आ जाएंगे, तो उसको कहते हैं पुंसत्वन यानी मैस्कुलाइजेशन। मैस्क्यूएम मतलब मेल, यानी फीमेल के अंदर क्या हुआ, मेल के कैरेक्टर आ गए, तो उसको कहते हैं पुंसत्वन। ये भी सवाल आ सकता है कि महिला है वो खेल से पहले ज्यादा स्टेरॉइड लेती है, या उसको ज्यादा उपापचय स्टेरॉइड क्यों नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें आक्रामकता आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगी, आक्रामकता आ जाएगी, उसके हाव मनोभाव उसके परिवर्तित होंगे, उसके जो शरीर के अंग है उन अंगों के अंदर परिवर्तन होगा, और उसके अंदर आंतरिक चक्र है वो परिवर्तित होगा, उसके अंदर बहुत सारे अंडाणु उत्पादन कम होंगे, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसको कभी भी ये जो स्टेरॉइड्स होता है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है अल्कोहल के अत्यधिक उपयोग से कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होता है, ज्यादा अल्कोहल सेवन करने से यकृत डैमेज होता है, ठीक है। अगला सवाल है पुरुष यदि उपापचय स्टेरॉइड का सेवन करता है, पुरुष भी क्या करता है, आपको पता है खेलकूद प्रतियोगिता भाग लेता है, वो ज्यादा अगर उपापचय स्टेरॉइड्स का सेवन करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें मुहासे होंगे, जो मुहासे होते हैं मुंह के ऊपर वो हो जाएंगे, आक्रामकता बढ़ जाएगी, उसकी भाव दशा में उतार चढ़ाव होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, वक्ष भाग है उसमें बढ़ोतरी होगी, इसके अलावा उसमें क्या होगा, वर्षण है उनके आकार परिवर्तित होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ेगी, शुक्राणु उत्पादन कम हो जाएगा, कई सारे उसमें लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये स्टेरॉइड्स का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब एक है व्यसन, व्यसन मतलब होता है एडिक्शन, और दूसरा अपन कहते हैं निर्भरता, दोनों शब्द अलग अलग है बच्चों। व्यसन और निर्भरता में अंतर भी आता है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। इसका क्या है, जब यह ड्रग या अल्कोहल का सेवन ये सोचकर किया जाता है कि लाभकारी है, सुखाभास के लिए, भला चंगा होने की अस्थायी भावना के लिए, तब उसको कहते हैं व्यसन। यानी कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अल्कोहल तो अच्छी है, ये लाभकारी है, इससे क्या होता है
कि अच्छा में फीलिंग होती है और भला चंगा होना है, तो उसको कहते हैं व्यसन। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये वो लेता रहता है और एक ऐसी पराकाष्ठा पहुंच जाती है कि उसके ऊपर वो निर्भर होना शुरू हो जाता है, यानी उसके ग्राही होते हैं, उनको वो चाहिए, उसके बिना वो जिंदा नहीं रहते, तब हो जाती है निर्भरता। पहले होती है व्यसन, फिर उसके बाद आती है निर्भरता। ठीक है, अब अगला सवाल है, जैविक अनुक्रिया रूपांतरण किसे कहते हैं? जैविक अनुक्रिया रूपांतरण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक अनुक्रिया रूपांतरण मतलब कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए कुछ इंटरफेरॉन दिए जाते हैं। जब कैंसर किसी को हो जाता है तो कुछ इंटरफेरॉन दिए जाते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र उसको क्या करेंगे, सक्रिय कर देंगे, जिससे अमूर्त को नष्ट करने में सहायता होगी। यानी कि कुछ आपने इंटरफेरॉन दिए, वो इंटरफेरॉन क्या करते हैं, वो इंटरफेरॉन प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, आपको बताना है कि कैंसर कोशिका को नष्ट कर देता है, यानी अमूर्त को नष्ट कर देता है। इसका एग्जाम्पल है वाई इंटरफेरॉन। तो वाई इंटरफेरॉन तो आपके क्या है, एनसीईआरटी की बुक में है, जो अपन कह रहे हैं इस बार आरबीसी की बुक आई उसमें आई है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम की बुक है सीबीएसई की, उसमें लिखा हुआ अल्फा। क्या लिखा हुआ है? अल्फा। और आप जब एग्जाम देने जाओ नीट का, तो आपको अल्फा राइट करना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। वहां वाई आपको ऑप्शन मिले तो वाई गलत है, गलत मिसप्रिंट है, ये ध्यान रखना, ये आपके मिसप्रिंट है, आपको अल्फा पे ध्यान देना है। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन क्या करती है, अमूर्त की कोशिकाओं को नष्ट करती है। बच्चों अपन के इस चैप्टर के ये क्वेश्चन करते ही अपने चैप्टर नंबर 8 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पूरे हो जाएंगे। अपन चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, प्राथमिक अनुक्रिया किसे कहते हैं? जब पहली बार प्रतिजन शरीर में आता है तो उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षा बनती है तो उसको कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। और दोबारा वही प्रतिजन जब वापस आता है तो उसके खिलाफ अनुक्रिया होती है, उसको कहते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। तो कुछ नहीं है, जब ये फर्स्ट टाइम एंटीजन आया, पहली बार प्रतिजन शरीर में प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ हमारा शरीर प्रतिरक्षा बनाएगा। वो प्रतिरक्षा क्या करेगी, उस प्रतिजन को नष्ट करेगी और स्मृति के रूप में संचित हो जाएगी। इसको कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। दोबारा वही अगर आता है तो स्मृति जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, वो उसके ऊपर अटैक करती है और उस प्रतिजन को नष्ट कर देती है। तो ये टीकाकरण इसी सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखना। तो सवाल आता है प्राथमिक अनुक्रिया क्या है? जब प्रतिजन प्रथम बार शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षी का उत्पादन होता है, इसको कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। ठीक है, अब सवाल है प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है? आपकी बुक के अंदर एक चित्र दिया हुआ है, इस तरह का ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ये हल्की श्रृंखला है और दो भारी श्रृंखला है। इसको H2L2 अणु भी कहते हैं। इसका नाम होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनोग्लोब्युलिन है, ये प्रतिरक्षी अणु है। इस प्रतिरक्षी अणु का निर्माण बी लिम्फोसाइट करता है। ये एक पॉलीपेप्टाइड है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 हल्की और 2 भारी। तो सवाल आया है प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? 4, 2 हल्की 2 भारी। ठीक है, ये इसका स्थिर खंड है और यहाँ पे ये क्या होता है, प्रतिजन जुड़ता है। तो इस तरह से ये प्रतिरक्षी अणु है जिसकी सेना बी लिम्फोसाइट तैयार करती है और ये प्रतिजन को क्या कर देती है, नष्ट। अगला सवाल है, कौन सी अनुक्रिया तीव्र होती है और मुठभेड़ की स्मृति पर आधारित? अभी मैंने बताया कि द्वितीयक अनुक्रिया तीव्र होती है, तुरंत क्या करती है, प्रतिजन को नष्ट कर देती है और ये स्मृति पर आधारित है। ठीक है, टीकाकरण भी स्मृति के सिद्धांत को फॉलो करता है। एक चीज ध्यान रखना, अंग प्रत्यारोपण के समय कौन सी दवाइयां दी जाती है? एक व्यक्ति का अंग दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उसकी प्रतिरक्षा उस अंग को क्या करती है, अस्वीकार कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट यानी प्रतिरक्षी निरोधक होते हैं, वो दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, उसकी प्रतिरक्षा को दमन कर देते हैं। अब अगला सवाल है, प्रतिरक्षा की अतिरंजित अनुक्रिया को कहते हैं? प्रतिरक्षा की अतिरंजित अनुक्रिया को कहते हैं एलर्जी। प्रतिरक्षा की अतिरंजित अनुक्रिया को कहते हैं एलर्जी। अब एलर्जी को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटीहिस्टामिन देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं। टीका किसका निर्माण करता है? टीका किसका निर्माण करता है? किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता तो स्मृति बी लिम्फोसाइट और स्मृति टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्त्रावण कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन नामक
प्रोटीन का स्त्राव करते हैं विषाणु संक्रमित कोशिकाएं। जो वायरस इंफेक्टेड या जीवाणु संक्रमित, कवक संक्रमित, प्रोटोजोआ संक्रमित, तो आपका उत्तर होगा विषाणु संक्रमित। ये आपको उत्तर ढूंढना बच्चों। इंटरफेरोन नामक प्रोटीन का स्त्रावण विषाणु संक्रमित कोशिकाएं करती हैं।